हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सदन चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में बात करेंगे प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख होता है? सही जवाब है बी, भारत के प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है सी, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित, अर्थात लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होते हैं उनके नेता तथा राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं, ये प्रधानमंत्री के संदर्भ में सत्य है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? याद रखेंगे, अनुच्छेद 75 के तहत। सो डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सही आंसर है सी, 25 वर्ष। परंतु यहां पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है दोस्तों, क्योंकि जो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित सांसद अगर प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं तो उनकी उम्र 25 वर्ष होती है। परंतु इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो सही जवाब है 30 वर्ष, सी 30 वर्ष। तो आपने देखा कि अगर निर्वाचित सांसद हैं तो कितना सांसद, ये 25 वर्ष है मिनिमम आयु, परंतु अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनकी न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष। क्लियर? अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक लोकसभा में उसकी पार्टी का बहुमत हो, तब तक वो अपने पद पर बना रहते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है? सदन के नेता का अर्थ, तो दोस्तों यहां पर सदन के नेता का अर्थ जो होता है वो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई अगर मिनिस्टर हैं अर्थात मंत्री, वो सदन के नेता कहलाते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, कब भंग कर सकता है? यह याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। सही जवाब है, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इज द करेक्ट आंसर। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वह, प्रश्न है कि अगर भारत सरकार के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव हो गया है और उसमें भारत के प्रधानमंत्री भाग क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते, अर्थात मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। सो इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 74। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो लोकसभा के प्रति। याद रखेंगे, लोकसभा के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, काफी बार परीक्षा में पूछे गए हैं और दोहराया भी जाता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो ध्यान देंगे, ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्री परिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। केंद्र की मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? केंद्र की मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% वो मंत्रियों के रूप में शामिल किया जा सकता है। कितना प्रतिशत? 15%। लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की बात हो रही है। सो इज द करेक्ट आंसर। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था? तो सही जवाब है बी, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 91 संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये प्रावधान लाया गया है दोस्तों कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। क्लियर? सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, तो उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य कितने समय में होना चाहिए। कोई भी सदन का सदस्य नहीं है, न राज्यसभा न लोकसभा, परंतु उसे एज ए मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जाता है, अर्थात मंत्री बना दिया जाता है। फिर भी कितने दिनों के भीतर उसे सदस्यता के रूप लेनी चाहिए किसी भी सदन के, लोकसभा या राज्यसभा। याद रखेंगे बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के तहत दोस्तों वो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस अर्थात इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त? तो याद रखिए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का निम्नलिखित में से कौन पदेन सभापति होगा? प्रधानमंत्री योजना आयोग का सभापति होंगे। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो डी 1950 में। भारतीय मतलब प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन, इसका गठन हुआ था कब? 1950 में, याद रखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? योजना आयोग के विकल्प के रूप में किसकी की गई है स्थापना? तो नीति आयोग। ए इज द करेक्ट आंसर। किसकी? नीति आयोग की। नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है? योजना आयोग के जगह पर। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना को कब भंग किया गया था? भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? सही जवाब है 2014 में भंग किया गया था, जब नरेंद्र मोदी सरकार अर्थात बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, तो उन्होंने क्या किया कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, याद रखिए। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? याद रखेंगे 1952। सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, परंतु भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख जी प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे? जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कौन भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? कौन भारत के प्रथम तथा एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? सही जवाब है ए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अर्थात एक्टिंग पीएम के रूप में कार्यभार संभाला था। सो याद रखेंगे, जहां भी कार्यवाहक की बात होगी प्रधानमंत्री, वहां पर एक ही नाम याद रहना चाहिए, गुलजारी लाल नंदा की। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह संसद का सामना नहीं किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का भारतीय करेंसी नोटों पर नाम देखा जा सकता है। किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? नरेंद्र मोदी का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान के भी यही प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे? ए, जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच किस वर्ष हुए दिल्ली समझौता के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 को शामिल किया गया था?
किस वर्ष हुए दिल्ली समझौता में शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे 1952, ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से राजनेता सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने? कौन राजनेता जो सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री तथा बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई सबसे पहले वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? कौन से प्रधानमंत्री हैं? सही जवाब है चौधरी चरण सिंह। भारत में पूर्व की तरफ देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी। दोस्तों, लुक ईस्ट पॉलिसी निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी को शुभारंभ किया गया था। भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। तो सही जवाब है पीवी नरसिम्हा राव। ये 1991 में जो सुधार, आर्थिक सुधार लाए थे, जिसके वजह से देश काफी उन्नति किया, विकास किया, उनका तो आर्थिक सुधारों के जनक कौन कहलाए? पीवी नरसिम्हा राव। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यालय 13 दिनों का था? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 13 महीनों का भी अगर पूछेगा तो भी अटल बिहारी वाजपेयी ही आंसर होना चाहिए, याद रखिएगा, वाजपेयी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करके लाहौर के लिए बस यात्रा की? अटल बिहारी वाजपेयी ने बस यात्रा की। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राजरूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा? किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राजरूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा? रैमजे मेयर ने कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? ए रैमजे मेयर का ही देन है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? बी श्रीलंका की प्रधानमंत्री थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। इंडियन पॉलिटी में अगर कुछ पढ़ना है, आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए या एमसीक्यू किसी टॉपिक पे चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें। मैं जरूर आपके द्वारा अगर कुछ पढ़ना है तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।